हेलो बच्चों, रफ्तार बैच का ये चौथा वीडियो है, यानी चौथा अध्याय हम लोग देखेंगे। रासायनिक बलगतिकी देखेंगे। इस चैप्टर से हमारा एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग हम लोग सब जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो सबसे पहले अभिक्रिया को वेग को समझने से पहले रासायनिक अभिक्रिया समझना होगा। हम लोग सब जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में दो कारक होता है। एक होता है अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और एक होता है प्रतिफल जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है। तो अब वही जो अभिकारक प्रतिफल में बदल रहा है, अब वही पूछा कितना वेग से बदल रहा है, तो उसी को हम अभिक्रिया का वेग बोलेंगे। तो हम अभिक्रिया का वेग को दो तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। कितने तरीका से? दो तरीका से। कौन कौन तरीका है? तो एक है जो अभिकारक होता है उसके सांद्रता में जो कमी आएगा उसके द्वारा, और दूसरा क्या है, जो प्रतिफल मेरा नया पदार्थ बन रहा है उसका सांद्रता में कितना का परिवर्तन हो रहा है, कितना का वृद्धि हो रहा है उसके द्वारा। ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अभिक्रिया का वेग को दो तरीका से परिभाषित कर सकते हैं। एक अभिकारकों के सांद्रता के घटने के वेग के द्वारा, दूसरा प्रतिफल के सांद्रता के वृद्धि के द्वारा। यानी वेग बराबर हम लोग बोल सकते हैं R2 और -R1, यानी प्रारंभ में मेरा जो सांद्रता होगा अभिकारक का वो, और जहाँ तक हम ज्ञात करना चाह रहे हैं वो होगा R2। ठीक है, तो R2 - R1 ये बड़ी ब्रैकेट है। ये बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है सांद्रता। बड़ा जो कोष्टक है ना, इसका मतलब होता है सांद्रता को सूचित कर रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग जो है क्या करते हैं, इसमें माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माइनस। माइनस का मतलब होता है ये कम हो रहा है। अब प्रतिफल में सांद्रता में वृद्धि होता है, इसी कारण से इसमें हम प्लस लगाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी पूछा गया है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि जो सांद्रता का पद है वो नहीं, जो बड़ा ब्रैकेट है अभिक्रिया का वेग में वो किसको सूचित करता है, किसको बताता है? तो याद रखना है वो किसको बताता है। बड़ा कोष्टक जो है सांद्रता को बताता है। किसको बताता है? सांद्रता को। बहुत अच्छा। अब ऑब्जेक्टिव टाइप का ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अभिक्रिया का वेग जो होता है उसका इकाई क्या है, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। एग्जामिनर का किस समय मूड फिर जाएगा, किस प्रकार का प्रश्न पूछ देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। और ऑब्जेक्टिव का कोई माई बाप नहीं होता है, तो उसको पढ़ते चलना है। जो हम जितना पे वीवीआई करवा रहे हैं, जितना बोल रहे हैं उसको एकदम बढ़िया से याद करके ही जाना है। ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, एकदम गारंटी के साथ में आएगा तो आएगा। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, बढ़िया से जो है वीडियो को देखना है और समझते चलना है बढ़िया से। चलिए अगला क्या है, वेग नियम या वेग समीकरण। तो वेग नियम या वेग समीकरण, इसी को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं द्रव्य अनुपाती नियम। क्या बोलते हैं? द्रव्य अनुपाती नियम। तो एग्जामिनर अब डायरेक्ट वेग नियम या वेग समीकरण ना देके द्रव्य अनुपाती नियम दे दिया, तो इसी के बारे में पूछ रहा है, वेग समीकरण के ही बारे में, उसी का नाम है। ठीक है, जैसे देखते हैं ना गाँव घर में एक ही व्यक्ति का 3-4 नाम होता है, तो उसी प्रकार से इसका भी 3-4 गो नाम है, तो बढ़िया से याद रखना है। तो क्या है, तो अभिकारकों के सांद्रता के पदों में अभिक्रिया का वेग का निरूपण, ध्यान से समझना है। किसको? अभिकारकों के सांद्रता के पद को क्या करना है, अभिक्रिया के वेग का, अभिक्रिया का वेग का जब निरूपण कर देते हैं तो वही निरूपण मेरा क्या कहलाता है, वेग नियम। क्या कहला जाता है? वेग नियम। यानी वेग समानुपात होता है x के पावर a और y के पावर b, और जो a और b है ये प्रायोगिक मान होता है, प्रैक्टिकल वैल्यू होता है। ठीक है, अच्छा, ये समान भी हो सकता है, a और b जो मान होगा वो समान भी हो सकता है, सांद्रता का वो समान नहीं भी हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो जब समानुपात को हटाते हैं तो k आता है। क्या आता है? k। तो याद रखना है कि वेग स्थिरांक k को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक। ठीक है, बहुत अच्छा। अब अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे एक प्रश्न छूट गया है। क्या छूटा है? तो जो वेग है और वेग स्थिरांक में अंतर, यानी अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक दोनों के बीच में अंतर भी पूछा जाता है। यानी ये तो है, ये है वेग एवं वेग स्थिरांक में अंतर, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, हम बताए हैं ऑफलाइन क्लास में, इसको बढ़िया से ध्यान से देखकर इसको याद कर लेना है। यानी वेग और वेग स्थिरांक में अंतर क्या होता है, इसको भी याद करके बढ़िया से जाना है। ठीक है, अच्छा, अब हम अगला प्रश्न पे आते हैं। आर्हेनियस का समीकरण को लिखें। अब देखिए, ये आर्हेनियस समीकरण डायरेक्ट ना देके आपको क्या करेगा, एग्जामिनर फंसाने के लिए इसको प्रश्न को घुमा देगा। क्या बोलेगा कि वेग स्थिरांक और जो है संक्रियन ऊर्जा के बीच में संबंध स्थापित करें। ले,
अब आर्हेनियस समीकरण आप पढ़ के गए हैं, आपको प्रश्न पूछ दिया दूसरे तरीका से, वेग स्थिरांक और जो है संक्रियन ऊर्जा के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए बोला है। बस यही चीज को उतार देना है। वो आर्हेनियस समीकरण को ही इनडायरेक्टली पूछ रहा है। कैसे, तो ध्यान से देखना। तो आर्हेनियस समीकरण क्या होता है, के बराबर ए ई के पावर जो है माइनस ई ए बटे आर टी, यही होता है। अब के क्या है, तो वेग स्थिरांक है। क्या है, वेग स्थिरांक। टी क्या है, तो ताप है। और आर क्या है, तो गैस स्थिरांक है। ई ए क्या है, संक्रियन ऊर्जा है। तो बस यही वाला लिख देंगे तो आर्हेनियस समीकरण भी निकल गया। आर्हेनियस समीकरण लिख दिए और जो है वेग स्थिरांक और संक्रियन ऊर्जा के बीच में संबंध भी स्थापित हो गया। तो थोड़ा सा जो है कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान से समझना है। अब प्रश्न को जो है एग्जाम में एकदम शालीनता से पढ़ना, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। अस्थिर से प्रश्न को पढ़ना है और अस्थिर से जवाब देना है। अगर प्रश्न इजी मिला तो इन्हें अकबका जाना है, तुरंत अकबकाना नहीं है, एकदम अस्थिरता से प्रश्न को सुकुनता से पढ़ के उसका जवाब देना है। ठीक है, चलिए। अनुक्ता किसे कहते हैं, अगला प्रश्न है, अनुक्ता किसे कहते हैं। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की जो न्यूनतम संख्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें जो अभिकारक होता है उसका जितना अणु भाग ले रहा है, मान लेते हैं 1 अणु ले रहा है, 2 अणु ले रहा है, 3 अणु भाग ले रहा है, तो वही 1-2 अणु जो है अनुक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुक्ता। बहुत अच्छा। तो अनुक्ता 3 प्रकार का होता है, एक अनुक्ता होता है, द्विअनुक्ता होता है और त्रिअनुक्ता होता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अभिक्रिया की कोटि किसे कहेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की कोटि किसको बोलेंगे, तो हम लोग सब जानते हैं जो वेग समीकरण लिखे थे, वेग समीकरण में जो अभिकारक के सांद्रता के पावर में हम लोग ए और बी देख रहे थे, कहाँ गया, यहीं पे देख रहे थे ना, ए और बी, ये दोनों के जब हम योगफल निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद जो भी योगफल आएगा वही कहलाता है अभिक्रिया की कोटि। यानी शब्द में इसको समझें तो बोल सकते हैं वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रता पदों के, देखिए सांद्रता का जो पद था कौन था, एक्स और वाई, इसके ऊपर में घात है ना, ए और बी, घातों के योगफल को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, यहां भी लिखे होंगे। वेग बराबर के एक्स के पावर ए और वाई के पावर बी, दोनों को जब जोड़ देते हैं, सम्मिलित कर देते हैं, तो अभिकारक हो गया आर, रिएक्टेंट, उसके पावर एन, यही एन मेरा कहला जाता है एन बराबर ए प्लस बी, अभिक्रिया की कोटि। क्या कहला जाता है, अभिक्रिया की कोटि। और अभिक्रिया की कोटि यानी एन बराबर जो होता है वो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डैश डैश और आगे जा सकते हैं। अगर 0 हो गया तो इसको शून्य कोटि का अभिक्रिया बोलेंगे, 1 हो गया तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया, 2 हो गया द्वितीय कोटि, 3 हो गया तृतीय कोटि, इसी प्रकार से आगे चलते चलेंगे। तो इसमें भी अब हम लोग देखते हैं एक प्रश्न बनता है, ये भी VVI है, एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर 5 नंबर का प्रक्रिया जो है एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना एकदम अनिवार्य है और याद रखना होगा। काहे, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से, तो देखिए एग्जाम में आपको शून्य कोटि का अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, अगर इस प्रकार का प्रश्न देता है तो ये 2 नंबर का है, लेकिन अगर इसी में जोड़ देगा अर्ध आयु पर किस प्रकार से निर्भर करता है उसका एक्सप्रेशन डील करना है, तो हम आपको ऑफलाइन में बताएं। अगर यहाँ पे बताएंगे तो वो वीडियो लंबा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, तो हम शॉर्ट में लेके चल रहे हैं ताकि आपको बता रहे हैं, इंगित कर दे रहे हैं, आपको बस उसको बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, तो इतना ही जवाब देना है। किस प्रकार से देना है वो देखिए। शून्य कोटि का अभिक्रिया वह है जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के 0 घात का समानुपाती होता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी अभिकारक के सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। तो वो कौन सा कहलाएगा, अभिक्रिया की कोटि, शून्य कोटि का अभिक्रिया। ठीक है, ये यहाँ से 2 नंबर का भी प्रश्न पूछता है और 5 नंबर का भी प्रश्न पूछता है, तो दोनों को जो है बढ़िया से याद रखना है। अब वेग बराबर क्या हो जाएगा, के आर टू दी पावर 0 और एन बराबर 0, 0 को ही हम बोलते हैं शून्य कोटि का अभिक्रिया। इसका इकाई का बात करें तो इकाई होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, प्रति सेकेंड, याद रखना है। अच्छा, शून्य कोटि का अर्धायु क्या होता है, तो प्रारंभिक सांद्रता बटे होता है 2K, यानी 2 गुना K, तो ये भी याद रख लेना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब दूसरा है प्रथम कोटि का अभिक्रिया का वेग व्यंजन को लिखें, वेग व्यंजन को लिखें, इस प्रकार से प्रश्न दे दिया। एकदम बार बोल रहे हैं, ये दोनों प्रश्न को याद रख लेना है। और ये प्रश्न अगर शून्य कोटि का अभिक्रिया पूछता है
तो प्रथम कोटि का नहीं पूछेगा। अगर ये नहीं पूछ रहा है तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया का 5 नंबर में जो एक्सप्रेशन हम डील करके आपको ऑफलाइन में बताएं एकदम निश्चित पूछेगा। अगर ये दोनों में से कोनो नहीं पूछा तो याद रखिएगा जो हम अनुक्ता और अभिक्रिया का कोटि बताएं ये दोनों में से कोनो एगो प्रश्न पूछ देगा, यानी ये दोनों का अंतर। ठीक है, तो अनुक्ता का और अभिक्रिया की कोटि के बीच में जो अंतर था वो भी हम आपको बढ़िया से बताएं। तो दोनों को यानी ये तीनों को बढ़िया से आपको याद रख लेना है। ठीक है, एक यहाँ पे हम बताए हैं वेग एवं वेग स्थिरांक में अंतर। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखकर याद कर लेना है ताकि एग्जाम में आपको जो है माथा के ऊपर प्रेशर नहीं बने। ठीक है, चलिए अब प्रथम कोटि का अभिक्रिया का वेग व्यंजन कैसे लिखेंगे। तो जिस अभिक्रिया के वेग को सांद्रता के सिर्फ एक पद परिवर्तन द्वारा निर्धारित किया जाता है वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। वेग बराबर होता है के r⁻1, तो 1 आ गया तो इसी को बोलते हैं प्रथम कोटि का अभिक्रिया। अगर इसका अर्धायु का बात किया जाए तो 0.693/k यानी वेग स्थिरांक। अगर इसका इकाई का बात किया जाए तो सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि हमको अंदर से मोटिवेशन मिले और आपको इसी प्रकार से क्रिएटिव वीडियो आपके सामने हम प्रकट करते रहें और आपको एंजॉय कराते रहें और बढ़िया से मस्त तरीक़ा से बताते रहें। ठीक है, आज बस इतना ही।